बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसा होगा जिन्हें इन लाइनों का मतलब नहीं पता होगा, और हमें ये भी पता है कि ये लाइनें किसके लिए समर्पित की गई हैं। दोस्तों अगर आपको फिर भी नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइनें हमारे देश की एक महान बेटी और बहुत ही महान योद्धा को समर्पित की गई हैं, जिनका नाम रानी लक्ष्मीबाई था। पर दोस्तों उन्हें कोई रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, उन्हें ज़्यादातर लोग झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, और हम जानते भी हैं कि उन्हें झांसी की रानी के नाम से क्यों जाना जाता है। फिर भी अगर आपको नहीं पता हो तो आज का वीडियो आप ही के लिए है, जिसमें आज हम बात करें कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा क्या किया जो आज हर हिंदुस्तानी की ज़ुबान में सिर्फ उन्हीं का नाम रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सागर, आपका साथ है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल ज्ञान पर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी की रानी की वीरता और उनके जीवन में दिए हुए बलिदानों के बारे में। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और मेरी मानिएगा तो ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। दोस्तों आज जब भी हम किसी महिला के पराक्रम, वीरता या फिर साहस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम झांसी की रानी के बारे में बात करते हैं, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करते हैं। और क्यों ना करें, उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में, सिर्फ 29 साल की उम्र में पूरे भारत में फैले हुए अंग्रेजी शासन के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह चलाया और उन्हें इतनी बड़ी चुनौती भी दी। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं इनके जन्म से। तो दोस्तों इनका जन्म उस समय भारत के बनारस यानी कि जो आज वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर 19 नवंबर 1828 को हुआ था। और इनका जन्म के वक्त नाम मणिकर्णिका तांबे था, और इन्हें सब लोग बचपन में प्यार से मनु बुलाते थे, जिनकी माता का नाम भागीरथी सापरे था और पिता का नाम मोरोपंत तांबे। तो मणिकर्णिका तांबे यानी कि मनु हमेशा से ही शस्त्र विद्या या फिर शास्त्र विद्या सब में बहुत अच्छी थी, उन्हें हर चीज़ सीखने में बहुत ही अच्छा लगता था। पर उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया, पर इसका उनकी परवरिश पे कोई भी असर नहीं हुआ। उनके पिता मोरोपंत तांबे जो थे वो बहुत ही एक अच्छे पिता थे और उनका बहुत ही ध्यान रखते थे। उन्होंने कभी अपनी बेटी को बेटी की तरह नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उनका बेटे की तरह पालन किया और उन्हें हमेशा शस्त्र सिखाए, शास्त्र भी दिए। मतलब जो शिक्षा उस समय एक पिता अपने पुत्र को देना चाहता था, उन्होंने ये शिक्षा अपनी पुत्री यानी कि मनु को दी, और इन्हीं सब शिक्षाओं के कारण ये बहुत ही अच्छी हुई है। इन्होंने ये शास्त्र विद्या में बहुत ही अच्छी थी और शस्त्र विद्या में इनसे इनके पूरे राज्य में कोई भी मुकाबला नहीं था। और ये तलवार चलाने में तो इतनी माहिर थी कि इनसे बड़े बड़े योद्धा भी तलवार चलाने में डरते थे, वो भी बिल्कुल 12 से 13 साल की उम्र में भी डरते थे, क्योंकि इतनी महान थी तलवार चलाने में। तो उसी से पता चलता है कि इनके पिता ने इन्हें बचपन से ही कितना प्यार दिया और इनका हमेशा ही कितना ज़्यादा सपोर्ट किया था। और दोस्तों वो हमेशा से ही, मतलब 5-6 साल की छोटी सी उम्र से ही वो हमेशा से अंग्रेजी शासन के बहुत ही खिलाफ, और वो कहीं भी किसी अंग्रेजी सैनिक को देखती थी या किसी को भी देखती थी तो वो अंदर से उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न हो रहा था, और वो कई बार उनके ऊपर हमला भी कर देती, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बार डांट पड़ी बचपन में। और उन्होंने कभी भी इस चीज़ को सुधारा नहीं और उनके अंदर हमेशा से अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रोध बढ़ता ही गया। और अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी सैनिकों को देखकर उनका खून खौल उठता था, उनके अंदर एक धीरे धीरे विद्रोह की भावना बढ़ती गई, धीरे धीरे बढ़ती गई, जो एक टाइम के बाद जाकर उनकी सामने आई विद्रोह की भावना, पर वो धीरे धीरे विद्रोह की भावना ही बढ़ रही थी उनके अंदर। और दोस्तों जब इनके अंदर इनके विद्रोह की भावना बढ़ी रही थी, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इनकी विद्रोह की भावना बढ़ी रही थी, तभी इनका 14 साल की उम्र में यानी कि सन 1842 में इनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ कर दी गई, जो कि उस समय के बहुत ही बड़े राजा थे और बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, जिनसे बहुत बड़े बड़े राज्यों के राजा भी डरते थे, और उससे अंग्रेजी शासन भी किसी तरह से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, वो हर चीज़ से उनसे डरता था, क्योंकि उनकी बहुत ही विशाल सेना थी। और झांसी का किला उस समय का भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता था, तो इसीलिए अंग्रेजी शासन हमेशा से गंगाधर राव से बहुत ही ज़्यादा डरता था। और तो शादी के बाद जो मनु यानी कि मणिकर्णिका तांबे उनका नाम था, उनका नाम राजा गंगाधर राव ने बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कर दिया। उनके रूप सौंदर्य को देखकर उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। और उनके जीवन का असली संघर्ष उनकी शादी के यानी कि उनके विवाह के बाद ही शुरू हुआ। और तो इनका जीवन विवाह के बाद भी बहुत ही अच्छी तरह बीता था, बहुत ही सुख सुविधाओं में रहती थी, झांसी के लोगों की मदद करती थी, कभी भी किसी अंग्रेजी शासन या फिर किसी भी अंग्रेजी अफसर का कभी झांसी पे राज नहीं होने दिया इन्होंने। मतलब इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरह बीत रही थी। और इन्होंने उसी क्रम में चलते हुए 1851 में एक पुत्र को जन्म दिया। इनके पुत्र का नाम आनंद राव रखा गया। और दोस्तों आनंद राव के जन्म के वक्त झांसी में बहुत ही बड़ा उत्सव हुआ, क्योंकि उस
समय वो झांसी के इकलौते उत्तराधिकारी थे और होने वाले राजा थे। इसीलिए उनके जन्म पर बहुत ज़्यादा उत्सव मनाया गया और उनके जन्म का उत्सव पूरे मराठा साम्राज्य ने बनाया, क्योंकि झांसी मराठा साम्राज्य का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा थी। और अगर झांसी जैसे बड़े राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल जाए तो जश्न तो मनेगा ही दोस्तों। पर दोस्तों आनंद राव के जन्म से सिर्फ अंग्रेजी शासन खुश नहीं था, क्योंकि उनका था कि अगर गंगाधर राव का कोई पुत्र नहीं हुआ तो वो झांसी पर कब्जा कर लेंगे। पर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि अब वो पैदा हुए हो गए, लगा पूरा झांसी पूरी खुशी पूरा जश्न मन रहा था। पर दोस्तों जश्न ज़्यादा दिन चला नहीं और लगता है अंग्रेज़ों के साथ साथ कुदरत को भी झांसी की खुशी पसंद नहीं आई और उन्होंने आनंद राव को सिर्फ 4 महीने की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई से छीन लिया। और सिर्फ 4 महीने की उम्र में आनंद राव की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु से पूरी झांसी को, पूरे मराठा साम्राज्य को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा और रानी लक्ष्मीबाई अंदर से एक बुरी तरह से टूट गई। और यही हाल गंगाधर राव का भी है, क्योंकि वो उनके अकेले पुत्र और अकेली संतान थे और वो भी बुरी तरह अंदर से टूट गए। और जब आनंद राव की मृत्यु हुई तो उनके सभी दरबारियों ने उन्हें बेटा गोद लेने के लिए, यानी कि एक पुत्र गोद लेने के लिए कहा, जिससे अंग्रेज उनके राज्य पर उनके मृत्यु के बाद शासन न कर पाए। तो 1853 में उन्होंने आखिरकार जाके एक पुत्र को गोद लिया। गंगाधर राव ने आखिरकार जाके एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। पर दोस्तों पुत्र को गोद लेते ही झांसी को एक और झटका लगा। झांसी ने अपना महान राजा, बहुत ही बड़ा, झांसी के आज तक के सबसे बड़े राजा को खो दिया। उन्होंने गंगाधर राव को 21 नवंबर 1853 को खो दिया, जो कि बहुत ही टाइम से 2 साल से बीमार चल रहे थे। पर अंत में जाकर एक पुत्र को गोद लेने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद ही सब लोग दामोदर राव को कहने लगे कि उन्हीं को गोद लेने या फिर उन्हीं के जब जैसे वो परिवार में आए तभी उनकी मृत्यु हुई। पर ये बात एक हद तक सच नहीं थी, फिर भी बहुत सारे लोगों ने उन्हें दामोदर राव को इसका जिम्मेदार माना और बहुत से लोगों ने यही मांग की कि रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव को छोड़ दें। पर उन्होंने इस चीज़ से कभी भी हार नहीं मानी और वो दामोदर राव के अंदर अपने सगे बेटे आनंद राव को देखती, तो इसीलिए उन्होंने कभी भी दामोदर राव को छोड़ा नहीं और उन्हें हमेशा अपने सगे बेटे जैसा प्यार किया। और तो यहीं से रानी लक्ष्मीबाई का जीवन का असली संघर्ष शुरू हुआ था, क्योंकि अब राजा तो थे नहीं और दामोदर राव इतने बड़े थे नहीं कि वो राज कर सकें। वो सिर्फ 2 या 3 साल के थे, तो इतने बड़े वो थे नहीं कि वो झांसी पे राज कर सके। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने खुद झांसी का कार्यभार संभाला और वहाँ की झांसी की रानी बन गई और वो झांसी के इतिहास में पहली रानी थी। और उनके इस कदम का बहुत से लोगों ने विरोध किया, खासकर अंग्रेज़ों ने विरोध किया। और इसके एक और वजह मैं आपको बताऊंगा क्यों विरोध किया, वो वीडियो में आगे बताऊंगा। और इसका बहुत से लोगों ने, वहीं उनके गंगाधर राव के सौतेले भाई ने विरोध किया, बहुत सारे शासकों ने विरोध किया, जो झांसी के खिलाफ थे उन सभी ने विरोध किया और बहुत से लोगों ने उनके इस कदम को सराहा भी। और वो बहुत ही अच्छी तरह राज को चलाने लगी। उन्होंने 2-3 साल राज की बहुत ही तरक्की की और क्योंकि वो अपने राज को इतनी अच्छी तरह समझती थी तो वो बहुत ही अच्छी तरह इंसाफ करती थी और उनके राज्य की बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। और इसी बीच धीरे धीरे वो दामोदर राव का भी ध्यान रखती गई, उससे भी शस्त्र विद्या धीरे धीरे और शास्त्र विद्या देने लगी। पर दोस्तों ये खुशियाँ भी, मतलब झांसी खुशियाँ भी तब भी ज़्यादा दिन चली नहीं। और 1853 में जैसी वो झांसी की रानी बनी थी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी ही झांसी की रानी बनी, तभी से अंग्रेज़ों की नज़र झांसी पे, अंग्रेज़ों की पैनी नज़र झांसी पे आके गड़ गई कि हमें अब इस राज्य पे कब्जा चाहिए। पर इसका हमेशा से रानी लक्ष्मीबाई ने हमेशा से विरोध किया था और वो कहती थी कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी पर कभी भी झांसी अंग्रेज़ों के हवाले नहीं जाने दूंगी। और इस चीज़ का विरोध करते हुए अंग्रेज़ों, आपको अगर पता हो तो अंग्रेज़ों का उस समय एक सिद्धांत था जो कि था डलहौजी का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। और आप ज़्यादा लोगों को उस बारे में नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। इसका नियम होता था कि अगर किसी भी राजा का कोई असली पुत्र, यानी कि उसका सगा पुत्र नहीं है, और अगर उसका कोई सगा पुत्र नहीं है या फिर उसका कोई सगा भाई, छोटा भाई नहीं है, तो उसका जितना भी पूरा राजभार होता था, जितनी भी सारी खजाना होता था, वो सारा अंग्रेज़ अपने कब्जे में ले लेते थे और खुद राज्य के कार्यभारी बन जाए थे और राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लेते थे। और यही चीज़ झांसी के ऊपर भी लागू हुई। इससे पहले बहुत सारी जगहों पर लागू हो चुकी थी, जैसे कि मैसूर, अवध, इन सबको अंग्रेज़ों ने इसी तरह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते ही कब्जे में लिया था। और इसी तरह उन्होंने झांसी को भी अपने कब्जे में लेने की एक तरकीब निकाली। और वो जिस चीज़ के फिलहाल में बहुत टाइम से, पिछले 10, 20, 15, 25 साल से इसी चीज़ के कि वो झांसी में कब राज कर सकेंगे, इस फिराक में थे। उसका मौका आखिरकार उन्हें मिल ही गया और वो मौका था राजा गंगाधर राव की मृत्यु। 1853 में जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई वहाँ की रानी बनी झांसी की, वैसे ही अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया कोर्ट में कि अब आप यहाँ की रानी नहीं बन सकती क्योंकि आपका कोई सगा पुत्र भी नहीं है, इसलिए वो आगे चल के उत्तराधिकारी नहीं बनेगा और हमें आपका पूरा राज्य चाहिए, पूरा सिंहासन, सब सारे, मतलब उन्होंने अपना सारा शर्त रखी और सारी शर्तें ऐसी थी कि रानी लक्ष्मीबाई या तो बुरी तरह उन्हें मान लेती या तो मृत्यु के घाट उतर जाती। उन्होंने कोर्ट के अंदर ही खड़े खड़े एक बात कही थी कि मैं मृत्यु को जरूर स्वीकार कर लूँगी पर कभी भी झांसी को अपने आंचल से कभी भी त्यागूंगी नहीं और हमेशा
मरते दम तक वहाँ की रानी बन के रहूँगी। पर इस चीज़ का कोर्ट ने बात नहीं मानी, क्योंकि उस समय कोर्ट भी अंग्रेजी शासन के कंट्रोल में ही था। तो कोर्ट ने भी रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ फैसला सुनाया और ये फैसला सुनाया गया कि उन्हें महीने महीने थोड़ी बहुत पेंशन मिलती रहेगी, पर सारा का सारा राज ब्रिटिश सरकार संभालेगी। और इस चीज़ का विरोध उन्होंने बहुत ही ज़्यादा किया और इसका विरोध बहुत टाइम तक करती रही। साथ क्या तो राज वो चलाती रही और इसका विरोध भी करती रही। पर आखिरकार साल 1857 में जब 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी थी पूरे भारत में, तभी रानी लक्ष्मीबाई को ज़बरदस्ती झांसी के किले से निकाल दिया गया। और उन्होंने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने वो किला छोड़कर वो जाके आम लोगों के साथ रहने लगी और वो वहीं से अंग्रेजी शासन के ऊपर हमला करने का एक तरीका सोचने लगी कि कैसे हम उन्हें हरा सकते हैं। और अंग्रेजी शासन के खिलाफ वो एक युद्ध की तैयारी में लग गई। और अब ब्रिटिश शासकों को भी पता था कि रानी लक्ष्मीबाई उन पर हमला जरूर करेंगी, इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड से एक बहुत ही प्रसिद्ध वॉर कमांडर यानी कि सेना के नायक को बुलाया गया। और उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी जंग जीती थी। उन्होंने अमेरिका को हराया था, फ्रांस को हराया था। तो इसीलिए उन्हें इंग्लैंड से भारत बुलाया गया सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जंग के लिए। और इसी चीज़ की तैयारी में रानी लक्ष्मीबाई बहुत टाइम से लगी हुई थी। उन्होंने पिछले 2 साल में 1 साल में अपनी सेना इतनी मजबूत कर ली थी कि उनकी सेना में लुटेरे थे, जो सारे लोग जितने भी आसपास में उस समय मराठा साम्राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लोग थे, उन सभी को उन्होंने अपनी सेना में शामिल कर लिया। और देखते ही देखते उनकी सेना इतनी बड़ी हो गई कि 15 से 20 हज़ार की उनकी सेना थी। फिर भी उनकी सेना अंग्रेजों के सामने कम थी। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई की सेना के हौसले तो बुलंद थे और उन्होंने हमेशा अपने राज्य के लिए लड़ा। और ब्रिटिश शासकों ने कभी भी अपने उन राज्य के नहीं लड़ा, वो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए लड़ते थे। और रानी लक्ष्मीबाई के पास सिर्फ 20 हज़ार की सेना थी, पर अंग्रेजी शासकों के पास 60 हज़ार से भी ज़्यादा की सेना थी। और तभी रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि हम में से चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी को कम से कम 3 अंग्रेजी सैनिकों को तो मारना ही है। और इसी चीज़ का पालन बहुत सारे सैनिकों ने किया और बहुत ही वीरता से लड़े। और आखिरकार इसी सेना के बनते बनाते और सारी तैयारी करते करते जून 1858 में झांसी का युद्ध, जो कि 1857 की क्रांति के सबसे खतरनाक और सबसे भीषण युद्धों में से एक माना जाता है, वो शुरू हुआ। और झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की सेना और अंग्रेजी शासकों की सेना भिड़ी। और रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कौशल में इतनी अच्छी थी, वो सेना को इतनी अच्छी तरह से चला सकती थी कि उनका मुकाबला ब्रिटिश सैनिक भी नहीं कर पा रहे थे। पर इन्हीं सबके चलते चलते रानी लक्ष्मीबाई के महल के अंदर ही उनका एक विद्रोही यानी कि एक राजघाती निकल गया। और तो बोलते हैं ना, घर का वेदी लंका ढाए, तो उसने भी ऐसा ही किया, जो कि गंगाधर राव का ही सौतेला यानी कि उसका छोटा सौतेला भाई था। फिर भी उन्होंने कभी अपने बड़े भाई के अच्छे के लिए नहीं सोचा, वो हमेशा उनके बुरे के लिए सोचते थे। और उन्होंने इसीलिए जाकर ब्रिटिश साम्राज्य को झांसी किले की कमज़ोर चीज़ें बता दी। उन्होंने उनकी दीवार की कमज़ोरी बता दी कि कहाँ से वो उस किले के अंदर घुस सकते हैं। और यही कारण बना उस युद्ध में झांसी की हार का। तो जैसे ही अंग्रेज़ों को उस किले की कमज़ोरी के बारे में पता चला, उन्होंने अपनी सबसे ताकतवर तोप को उस किले की कमज़ोरी की तरफ तैनात कर दिया। और झांसी के किले का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जिसे किसी तोप के जरिए तोड़ा जा सकता था, सिवाय उस हिस्से के जो कुछ 10 मीटर चौड़ा हिस्सा था। और उसे अंग्रेज़ों ने वो भी रात के टाइम तोप की मदद से उड़ा दिया और किले के अंदर प्रवेश कर लिया, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। क्योंकि आप पता भी है, हमारे यहाँ भारत में कभी भी रात के टाइम युद्ध नहीं लड़ा जाता। फिर भी उन्होंने पीछे से विश्वासघात किया और जब सारे झांसी के सैनिक विश्राम कर रहे तभी उनके ऊपर हमला किया और कई सैनिकों को मार दिया। पर दोस्तों, उनकी हिम्मत देखिए, वो कितने सैनिक थे जिनके हाथ में कोई हथियार भी नहीं था। फिर भी उन्होंने कई ब्रिटिश सैनिकों को बुरी तरह मार दिया और उनके बहुत सारे सैनिकों को घायल कर बहुत सारे सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। और रानी लक्ष्मीबाई को एक अंदाज़ा था कि हो सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्य रात के समय हमला करे, इसलिए वो पहले से तैयार थी। और उन्होंने उस बीच बहुत सारे लोगों को मारा। उस रात के 1 घंटे में उन्होंने अंदाज़न 500 से 600 लोगों को अपने घोड़े बैठे बैठे मार दिया। और जो सिर्फ इतना ही नहीं, वो सिर्फ योद्धा का काम नहीं कर रही थी, वो साथ साथ एक माँ का काम भी कर रही थी, जिन्होंने दामोदर राव, जो उनका गोद लिया बेटा था, उसे अपनी पीठ में एक पतले से कपड़े के साथ बांध रखा जिससे वो कहीं छूट ना जाए। और उसी कपड़े को बांधे अपने बेटे को पीछे अपनी पीठ पे बांधे वो उन्होंने 500 से 600 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और इसी से उन्हें झांसी की रानी यानी कि झांसी की मर्दानी कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए दोस्तों, 500 से 600 सैनिकों को घोड़े बैठे बैठे मारना और साथ ही पीठ पे आपके बेटे को साथ में रखना कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। पर दोस्तों, ये भी कितने लोगों को मारती, 500 से 600 लोगों को मारने के बाद को इनका शरीर भी थक गया, क्योंकि दोस्तों वो भी तो इंसान ही थी, इसलिए उनका शरीर भी थक गया और उन्हें हर तरफ से अंग्रेजी सैनिकों ने घेर लिया। फिर भी उन्हें बहुत सारी चेतावनी दी गई कि अगर आप हमारे सामने हार मान लें तो हम आपको मारेंगे नहीं, आपको वेतन मिलेगा, और अगर आप हमारे साथ हाथ मिलाएं तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने जो शपथ ली थी कि मैं कभी भी किसी के सामने सर नहीं
झुकाऊंगी। उन्होंने उस शब्द का पालन किया और उनके सामने सर नहीं झुकाया। और ब्रिटिश सेना के मेन नायक, सेना नायक जो थे, उनका गला काटकर अपने घोड़े पर गला लेकर और जाकर वो एक खाई में कूद गई। और दोस्तों, वो कभी भी उन्होंने अपने पुत्र या फिर अपने बारे में नहीं सोचा कि अगर मैं खाई में कूद जाऊंगी तो झांसी के बारे में कुछ क्या होगा झांसी का। उन्होंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा और वो कभी भी नहीं डरी और निडरता के साथ ही वो खाई के अंदर कूद गई, अपने जीवन का बलिदान दे दिया और उन्होंने स्वयं अपने जीवन का अंत कर दिया। पर उन्होंने समर्पण कभी भी नहीं किया और इसीलिए झांसी की रानी को इतना बड़ा माना जाता है कि उन्होंने इतने ताकतवर और इतने ज़्यादा घिरे होने के बावजूद भी कभी समर्पण नहीं किया, कभी भी हार नहीं मानी। दोस्तों, यही थी झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। और अगर हम इनके बारे में पूरी तरह बात करने लगे, इनके हर एक युद्ध के बारे में बात करने लग जाएंगे तो हमारे पास समय की कमी पड़ जाएगी और आकर सुनने की कमी पड़ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको इसमें सबसे ज़्यादा इनकी कहानी के बारे में क्या पसंद आया। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको यही ऐसे इतिहास से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, मैं अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।